चलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट की 12th में किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। 12th की फिजिक्स में जो है इलेक्ट्रिक करंट लेसन के में किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। चलिए देखिए किरचॉफ का नियम क्या होता है। किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम आप पहले हेडिंग डालेंगे, किरचॉफ का नियम। ठीक, किरचॉफ का नियम। चलो देखो देखो किरचॉफ के दो नियम हैं। सबसे पहला नियम, ठीक है, इसको कहेंगे आपका फर्स्ट रूल या प्रथम नियम। ठीक, प्रथम नियम के कई सारे नाम हैं। देखो किरचॉफ का धारा नियम, इसको क्या कहेंगे, किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, इसको क्या बोलेंगे हम, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, करंट लॉ। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं केसीएल। क्या लिखते हैं, केसीएल। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं केसीएल। ठीक, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक, केसीएल। और या इसका एक नियम और है, संधि का नियम। इतनी हेडिंग है, मतलब अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, इतनी सारी हेडिंग है इसमें। संधि का नियम, ठीक है, ये आप तीन चार चीज़ों से, प्रथम नियम, किरचॉफ को प्रथम नियम भी कहते हैं, इसको किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं, केसीएल, संधि का नियम, तीन नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ ने क्या बताया, देखो जैसे मान लो ऐसे बहुत सारे एक संधि पॉइंट है, इसमें इधर इधर, ठीक है, ये एक संधि है, जंक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये I1 हो गई, ये I2 हो गई, ये I3 हो गई, ये I4 हो गई, और ये क्या हुई, I5। ठीक है, देखो किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार, किरचॉफ के संधि नियमानुसार या धारा नियमानुसार, देखो किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार किसी संधि, ठीक है, किसी संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धाराओं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार, ठीक है, किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार नियमानुसार किसी संधि की ओर, किसी संधि की ओर आने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी संधि की ओर आने वाली तथा तथा संधि से दूर जाने वाली, दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। देखो किरचॉफ में प्रथम नियम है किसी संधि की ओर, वो एक संधि है, वो क्या है, संधि, किसी संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो योग होता है वो बराबर होता है। तो संधि की ओर कौन कौन सा आ रही है, I1 प्लस I2। ठीक है, क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2। ठीक, अब संधि से दूर कौन कौन सी जा रही है, देखो I3 I4 और I5 बराबर क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस कितना, I5। समझ में आया कि नहीं है। देखो संधि की ओर आने वाली धारा I1 प्लस I2, संधि से दूर जाने वाली धारा I3 प्लस I4 और प्लस कितना, I5। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से किरचॉफ ने प्रथम नियम में क्या बताया, किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार किसी संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा का योग जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपका बेसिक रूल है। अब इस नियम को उन्होंने दूसरी तरह लिखा। कैसे लिखा, देखिए लिखा उन्होंने, लिखा कि I1, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I5 इज इक्वल क्या, जीरो। पक्षांतर कर लिया ना। तो आप यहाँ से अगर ध्यान दें तो इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जो धाराएं, यहाँ पे ध्यान दें, देखो I1 और I2 पास आ रही हैं और I3 I4 I5 क्या कर रही हैं, दूर जा रही हैं। ठीक, तो इसका मतलब समेसन ऑफ I लिख लो इसको, समेसन ऑफ I इज इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक, अर्थात किरचॉफ ने, मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन इनकी यही है। ठीक है, अर्थात किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार
संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। कैसा? बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। देखो, किरचॉफ के नियमानुसार संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ से रिजल्ट निकलता है कि जो संधि की ओर आ रही, देखो वो धनात्मक है, I1 प्लस I2 धनात्मक है, जो संधि से दूर जा रही है वो I3 I4 और I5 है, सबका जोड़ कितना होता है? 0 होता है। बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह के साथ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो समेशन ऑफ I इज इक्वल टू क्या? 0, मतलब किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं, ठीक है, समस्त किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं। यहाँ से अब रिजल्ट निकला कि संधि की ओर नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए, नोट लिखेंगे यहाँ पर, नोट नंबर 1, रिजल्ट लिखेंगे। देखो, संधि की ओर आने वाली धाराएं कैसी हो जाएंगी? संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक व दूर जाने वाली क्या होती है? ऋणात्मक। दूर जाने धारा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, मतलब जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं वो धनात्मक, जो संधि से दूर जा रही हैं वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक, सेकंड नियम, सेकंड नोट है ना। सेकंड नोट, देखो, चूंकि समेशन ऑफ I इज इक्वल टू क्या लिखा? 0, है ना। समेशन ऑफ I इज इक्वल टू क्या लिखा? 0। तो देखो, चूंकि फार्मूला पढ़ा I इज इक्वल टू Q/T, I इज इक्वल टू, भाई धारा क्या होती है? प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश धारा कहलाती है। तो I इज इक्वल टू Q/T। यहाँ से देखो, आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं समेशन Q/T इज इक्वल टू कितना? 0। तो T को क्रॉस मल्टीप्लाई 0, तो कुल मिला के Q बराबर कितना? 0। या Q बराबर क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट। मोस्ट, एक नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, अर्थात प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। नियम पर आधारित है। ठीक, मतलब प्रथम नियम अगर कोई पूछे, एक नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित। कैसे आधारित है? समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, समेशन Q/T इज इक्वल टू 0। तो Q बराबर 0, 0 एक कांस्टेंट नंबर है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आवेश जो है तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सबको? देखो, अगर कोई पूछे कि प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो बताएंगे क्या कि आवेश संरक्षण के नियम पर। तो कैसे आधारित है? तो देखो, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, तो I इज इक्वल टू Q/T, तो T क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया, Q बराबर 0, 0 एक कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो इस तरीके से किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, चलो इस पर एक एग्जाम्पल उठाते हैं। देखिए, जिससे चीजें समझ में आ जाए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। देखो, धारा I का मान ज्ञात करो। I का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करना? एक आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल भी ये पूछा गया है कई बार। इसमें 2 एम्पियर की धारा है। ठीक है, इसमें धारा कितनी की है? 1 एम्पियर की है। यहाँ पर धारा निकल रही है कौन सी? I1। यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा दी गई है आपको। यहाँ पर दी गई है आपको 2 एम्पियर की धारा दी गई है। इसमें धारा मान लो I2 है। अब यहाँ से एक धारा जा रही है 1 एम्पियर की, यहाँ से इधर को धारा जा रही है कौन सी? 2 एम्पियर की, और यहाँ पर धारा निकल रही है कितने की? I की। आपको इस वाले I का मान ज्ञात करना है। बात समझ में आए? ठीक, तो देखो, एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन ये है। जंक्शन क्या होता है? ठीक है, जंक्शन समझिए, और एक ये है। ठीक है, जंक्शन ये है जहाँ से आपको 2 या 2 से ज़्यादा रास्ता मिले, वही आपका क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है। ठीक है, संधि कहलाता है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये A जंक्शन हो गया, ये B जंक्शन हो गया, ये C जंक्शन हो गया।
तो तीनों संधि ए पर संधि के नियम से क्या लिखेंगे, ए पर संधि के नियम से। ठीक, देखो ए पर संधि का नियम क्या कहता है, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक। ठीक है, और बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। तो देखो 2 एम्पियर पास आ रही है ना, एक एक, और 1 एम्पियर भी, तो 2 1, और दूर कौन सी जा रही है, माइनस का I1 बराबर कितना, 0। समझ में आया कि नहीं है। देखो ए पर जब संधि का नियम लगाया गया, यहाँ पर ए पर संधि का नियम, बी पर संधि का नियम, और कहाँ पर लगाएंगे, सी पर संधि का नियम लगाए थे। ए पर लगाया तो संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक हो गई 2 + 1, और संधि से दूर जा रही है -I1, और सबका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि I1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। I1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 एम्पियर। ठीक, I1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह बी पर संधि का नियम लगा लो, किस पर, बी पर संधि का नियम। बी पर संधि का नियम देखो, अब बी पर कौन कौन सी धारा पास आ रही है, देखो I1 पास आ रही है, I1 हो गई धनात्मक। दूर कौन कौन सी जा रही है, -2 भी दूर जा रही है, और I2 भी दूर जा रही है। ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। I1 की वैल्यू ऊपर से 3, -2, माइनस का I2 बराबर 0। तो देखो I2 उधर ट्रांसफर कर लो, 3 में से 2 गया कितना, 1, बराबर का कितना, I2 को वैल्यू कितनी आई, 1 एम्पियर। ठीक, अब सी पर संधि का नियम लगा लो, बहुत आसान सा सवाल, संधि का नियम बस ढंग से लगाओ। ठीक, संधि का नियम लगाओ सी पर। सी पर कौन कौन सी धारा पास आ रही है, देखो एक I2 पास आ रही है, और 2 एम्पियर भी पास आ रही है, 1 एम्पियर भी पास आ रही है, माइनस का केवल I दूर जा रही है, बराबर क्या हो गया, 0। I2 की वैल्यू कितनी है, 1, 2 + 1 -I बराबर 0। 2 1 3 1 4, -I बराबर 0। तो यहाँ से देखें तो I बराबर 4 एम्पियर, I बराबर कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। आपको यही ज्ञात करने के लिए कहा गया था। ठीक है, I बराबर कितना, 4 एम्पियर। सवाल सबको समझ में आया ना, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, संधि का नियम या ऐसे लगाना आप सीखें। ठीक है, चलो अब किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो सबसे ज़्यादा नियम नहीं कठिन है, उसको अप्लाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। चलिए देखें किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, इसको सेकंड लॉ कहते हैं, वो जान लो। वो किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, कई नियम है, जान लो। द्वितीय नियम, इसको कहते हैं वोल्टेज नियम। ठीक, वोल्टेज नियम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं KVL। क्या लिखते हैं, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या लिखेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट फॉर्म में किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलिए देखो किरचॉफ लॉ में क्या बताया, इस नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखो इस नियम के अनुसार, नियमानुसार, इस नियमानुसार किसी वैद्युत परिपथ के, किसी वैद्युत परिपथ के, किसी वैद्युत परिपथ के, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के प्रत्येक खंड, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास, बंद पास कहो या बंद लूप कहो, एक ही बात है। ठीक है, बंद पास अथवा लूप के प्रत्येक खंड में, प्रत्येक खंड में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, उसके संगत प्रतिरोध का, संगत प्रतिरोधों का, संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का नहीं के लिखो, संगत गुणनफल, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, गुणनफलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, सॉरी, देखो संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। ठीक है, बीजगणितीय योग उस पास में,
उस पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के, ठीक है, उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं है? देखो, समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। ई आपका विद्युत वाहक बल है, आई और आर। देखो सवाल सुन, वो समझो क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से। देखो, आप ऐसे लिख सकते हैं, इस नियमानुसार, देखो इस नियम के अनुसार या किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के प्रत्येक खंड में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, भाई गुणनफल ना, गुणनफलों का बीजगणितीय योग, समेशन क्या दिखाता है, योग, बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। बहुत ध्यान से समझिए। देखो, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास बोलना आवश्यक है, बंद पास होना चाहिए तभी किरचॉफ लॉ लगेगा, ठीक है। बंद पास या बंद लूप, ठीक है। किसी वैद्युत परिपथ के बंद लूप के प्रत्येक खंड में प्रवाहित धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, समेशन क्या बोलता है, योग, बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका फार्मूला होता है, समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई, ठीक है। फिर से एक बार देखो, किसी बंद पास के या बंद लूप के प्रत्येक खंड में, किरचॉफ के नियमानुसार किसी बंद लूप के प्रत्येक खंड में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, प्रतिरोध और इन दोनों का गुणनफल, आई आर गुणा है ना, तो संगत प्रतिरोधों तथा उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब चूंकि आई आर बराबर क्या पढ़ा आपने, वी पढ़ा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, देखो समेशन ऑफ ई वी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ ई, हो जाएगा ना। बंद पास में विभिन्न सिरों में विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब दूसरी भाषा में इसको अगर लिखना चाहें तो वैद्युत परिपथ के प्रत्येक किसी बंद पास के विभिन्न सिरों के विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। भाई देखो, ये आपका समेशन ऑफ आई आर, और ई भी कभी कभी वी के बराबर होता है, जब ट्रांसफर करेंगे तो वी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब विभव का क्या होता है, समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जीरो। मतलब किसी पास के सिरों का जो कुल विभवांतर होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसको दूसरी तरह बोल सकते हैं, हालांकि पहला ही बोलिए वो सही है आपका, ठीक है। देखो, इस नियमानुसार किसी वैद्युत परिपथ, ठीक है, आप चाहे समेशन ऑफ आर आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई लिखिए, या आप लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। मतलब जो कुल विभवांतर होता है किसी बंद लूप का वो शून्य होता है, किसी बंद लूप का जो कुल विभवांतर होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी बंद पास के या बंद लूप के प्रत्येक खंड में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है, या उस पास के का कुल विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ नोट है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नोट की बात करें तो देखो, नोट क्या कहता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, पहली बात तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। कैसे, देखो डेल्टा वी बराबर जीरो, अब चूंकि वी बराबर क्या पढ़ा आपने, डब्ल्यू बाई क्या पढ़ा, क्यू, वैल्यू रख लो, तो डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, डब्ल्यू बराबर कितना, जीरो, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट, और डब्ल्यू क्या है, कार्य किस में नापा जाता है, ऊर्जा। तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है, नियम पर आधारित है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। कैसे आधारित है, ये देखो समेशन ऑफ पी डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया सबको, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब मेन मुद्दा बचता है किरचॉफ के नियम को हम अप्लाई कैसे करेंगे, किरचॉफ के नियम को अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए देखिए, किरचॉफ के नियम को अप्लाई करना, ठीक, कैसे देखिए,
चलो, किरचॉफ के नियम का प्रयोग करना। ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये मैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी एग्जाम में जो आपको पूछा गया है, ऊपर नियम पूछे जाते हैं वो है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स में इसका यूज कैसे करेंगे वो बताते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे हाउ टू, ठीक है, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, ठीक है। मतलब हम किरचॉफ लॉ को पहले कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले एक या एक से अधिक सेल से धारा निकालते हैं, ठीक है। एक या एक से अधिक सेल से धारा निकालते हैं, अधिक सेल से धारा निकालते हैं। अभी चित्र बनाएंगे, जब सवाल यूज करेंगे तब समझ में आ जाएगा। एक या एक से अधिक सेल से धारा निकाली जाती है, ठीक। दूसरा नियम क्या लिखें, ठीक है, एक या एक से अधिक लूप का चयन, लूप का चयन क्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड, बंद, ठीक। थर्ड, लूप की दिशा, लूप की दिशा आप जो चाहे वो ले सकते हैं, चाहे तो क्लॉकवाइज लीजिए, ठीक है, चाहे एंटी क्लॉक लीजिए, चाहे एंटी क्लॉक लीजिए, और चाहे क्लॉकवाइज लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे जो लीजिए, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया आपका। अब इसमें चौथी चीज क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप। कैसे देखेंगे, चिन्ह, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक। चिन्ह को कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले बैटरी के लिए देखते हैं, ठीक है। ये आपकी बैटरी है, ऐसे बैटरी दिखती है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल, ठीक। अब देखो, अगर लूप का पाथ ऐसे है, ठीक है, पाथ ऑफ लूप, मतलब लूप की डायरेक्शन ये है, तो हमेशा धनात्मक को हायर पोटेंशियल पर, लोअर पोटेंशियल पर ऋण को रखते हैं। बैटरी के लिए प्लस टर्मिनल को हायर पोटेंशियल मानते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल मानते हैं। अब रास्ता इस साइड में है, ठीक है, हम जा रहे हैं हायर से लोअर, हायर से किधर, लोअर, ठीक। तो जब हम हायर से लोअर जाएंगे, जब हायर से लोअर जाएंगे, हायर से किधर जाते हैं, लोअर, हायर से किसमें, लोअर पोटेंशियल में जाते हैं, लोअर में जाते हैं, तो चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। चिन्ह कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक। अब देखो, अगर हम पाथ को ऐसे बना लें, ये पहला पाथ हो गया, अगर इसी पाथ को हम उल्टा कर दें, इस साइड को ले लें, इस साइड को ले लें, पाथ ऑफ लो ये वाला हो जाए, ठीक है। अब लोअर से हायर जाएंगे, ठीक है, तो जब सेकंड, ये पहला केस था, अब ये सेकंड केस है, ठीक। जब लोअर से हायर जाएंगे, किधर जाएंगे, लोअर से हायर जाएंगे, अभी बैटरी के लिए बता रहे हैं, ठीक है, हायर जाएंगे, ठीक, लोअर से हायर जाएंगे, तो लोअर से हायर जाएंगे तो चिन्ह कैसा लेंगे, धनात्मक, ठीक। समझिए बात को, मतलब ये है कि देखो, हम जब रास्ता इधर को ले रहे हैं, लूप का रास्ता इधर ले रहे हैं, तो लोअर से हायर जाएंगे, बैटरी में लोअर से हायर जाएंगे, तो लोअर से जब ऊपर चढ़ेंगे, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऋणात्मक, सीधी सी बात है। ये कॉन्सेप्ट हर जगह पर लगेगा, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे जो हो। अगर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पर जाएंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाएंगे, ठीक है, पर रास्ते पे ध्यान देना है। रास्ता अगर हमने लूप इस तरह चुना है, इस तरफ, ठीक है, तो इस तरफ को लूप चुना है, तो इसका मतलब आपका जो है वो हायर से लोअर जाएगा, मतलब ऋणात्मक होगा। जब इस तरफ को लूप चुनेंगे तो लोअर से हायर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। ये बैटरी के लिए था, किसके लिए था, बैटरी के लिए। अब आ जाता है रेजिस्टेंस के लिए, ये था आपका बैटरी पे, बैटरी के लिए। अब आ जाते हैं प्रतिरोध के लिए,
प्रतिरोध के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये सब नियम। ये रेजिस्टेंस है ये। अब देखो धारा अगर इसमें इस साइड से बह रही है तो जिस दिशा से धारा बहती है वो हायर पोटेंशियल पर होता है, और जिस दिशा से निकलती है वो लोअर पोटेंशियल। धारा इधर बह रही है तो हायर लोअर, अगर इधर से बहती है तो ये वाला हायर ये लोअर होता है। ठीक, अब देखो अब अगर एक लूप का चैन इस तरह लिया है जिसका पाथ है फर्स्ट का पाथ, और इस तरह लिया है तो देखो इस तरह लिया तो हम जा रहे हैं हायर से लोअर। तो हायर से लोअर किधर जा रहे हैं फर्स्ट केस में, देखो फर्स्ट केस जब लिया है तो हायर टू किधर जा रहे हैं लोअर। जब हायर टू लोअर जाएंगे तो आप चिन्ह कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे, निगेटिव। दूसरा वाला देखो जब पाथ को ऐसे इधर को ले लें, लूप इधर ले लें, इस तरफ रास्ता मतलब लूप इधर को जा रहा हो तो हम देखो लोअर से हायर जाएंगे, लोअर से हायर। अब लोअर से हायर जाएंगे तो चिन्ह कैसा, पॉजिटिव। बस ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, यही याद कर लीजिएगा। जब भी हम हायर से लोअर जाएंगे तो आपका हायर से लोअर पे ऋणात्मक, लोअर से हायर जाएंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा। दोनों ही केस में रेजिस्टेंस हो या वो, बस डिपेंड करता है कि रास्ता कैसा ले रहे हैं, पाथ कैसा ले रहे हैं। ठीक है, बैटरी का प्लस सिरा हमेशा हायर पोटेंशियल पर, माइनस सिरा लोअर पोटेंशियल पर। ऐसे रेजिस्टेंस में जिस दिशा से धारा बह रही है वो हायर पोटेंशियल पर, जिधर निकल रही है वो लोअर पोटेंशियल पर। बस ये हो गया आपका किरचॉफ का नियम को ऐसे अप्लाई करेंगे। चलो अब एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं और उसको अप्लाई करके देखते हैं। चलिए देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम, तीनों नियम लग जाएंगे, मतलब दोनों नियम लग जाएंगे इसे। ठीक है, एक एग्जाम्पल उठाते हैं। देखो सवाल दिया गया आपको, चलो देखो ये हो गया आपका। ये बैटरी है आपकी। बैटरी। ठीक, अब यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल। देखो ये आपका भाई ये प्लस टर्मिनल है बड़ा वाला। ठीक, ये हायर पोटेंशियल पर है, इसका विद्युत वाहक बल मैंने E1 मान लिया। ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल कितना मान लिया, E2 मान लिया। और ये है आपके पास कितना, कुछ भी मान सकते हैं, 2 ओम 3 ओम 4 ओम जो भी मन चाहे वो मान सकते हैं। ठीक है, E1 मान लो या इसकी इस बैटरी को थोड़ा सा बड़ा मान लो। ठीक है, एक सेकंड का बता, जो इसमें लिया गया है वही ले लेते हैं हम। 1 वोल्ट लिया गया है और 2 वोल्ट लिया गया है ना, हाँ प्लस का 2 वोल्ट। ठीक है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है आपके पास। ठीक है, जो आपके नोट्स में है वही ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये 2 वोल्ट की बैटरी है और 2 वोल्ट की बैटरी है, और ये कितने की है, 1 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये कितने की ली गई है आपकी, 1 वोल्ट की बैटरी। 2 बैटरी ली गई हैं, और ये है आपका 2 ओम है, ये कितना है 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, और ये आपका है 4 ओम। ठीक, अब देखिए अब आपको क्या क्या करना है, प्रत्येक खंड में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। सिंपल से सवाल में क्या कहा गया है, प्रत्येक खंड में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या कहा गया है, प्रत्येक खंड में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो इसका हम नामकरण करेंगे और लूप डिसाइड। सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले तो नाम लिखेंगे, उसके बाद इसमें लूप डिसाइड करेंगे। ठीक, या 2 या 2 से अधिक सेल से, ठीक है, 1 या 1 से अधिक सेल से, 1 या 1 से अधिक सेल से धारा निकालेंगे। चलिए देखिए, 1 या 1 से अधिक सेल से धारा, तो देखो हम हमेशा हम बड़ी वाली बैट सेल से निकाल लेते हैं, एक ही से 2 सेल से निकाल लेते हैं, दोनों सेल से। ठीक है, इधर से मैंने धारा निकाल ली कौन सी, I1, और छोटी वाली से कौन सी निकाल ली, I2। ठीक, अब देखो पहले नाम लिख लो इनका, E और ये क्या हो जाएगा आपका F, है ना, EF। ये लिख गया आपका। अब देखो ये धारा I1 चली, ये I2 चली, यहाँ पर पहुंची। अब B संधि है, B पर संधि का नियम लगाएंगे। सबसे पहला काम, B पर संधि का नियम, संधि का नियम। B पर संधि का नियम, देखो हमने यहाँ पर ये दोनों धाराएं आके मिलेंगी और इसमें निकल के जाएगी कौन सी, I3। ये दोनों मिल के जाएगी I3। तो देखो B पर संधि का नियम, तो संधि की ओर कौन कौन सी धारा आएंगी, I1 और I2। ठीक है, संधि की ओर अगर धारा आएगी तो कौन कौन सी आ जाएगी, I1 और प्लस कौन सा, I2। ठीक, और संधि से दूर कौन सी जा रही है, माइनस का I3 बराबर कितना, 0। इसका मतलब I3 बराबर I1 प्लस क्या रखेंगे, I2। ये इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक, समझ में आया सबको।
अब देखो, अब लूप लेंगे। अब आप लूप, मैंने क्या कहा था, दो पास, मतलब देखो कितने लूप बनना है। एक लूप बनना है ए बी ई एफ ए, बंद लूप होना चाहिए तो क्लोज लूप है ए बी ई एफ ए, तो एक लूप ये है। अब आप ये लूप देखो, लूप बन गया रास्ता, जिसको मैंने पाथ कहा था, ठीक। अब ये देखो आई टू इधर से निकल रही है, तो आई इधर से लूप ऐसे बना लेते हैं, आई टू से यहाँ शुरू करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक। ये दूसरा लूप हो गया, ठीक है। अब दोनों लूप में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। प्रथम लूप में किरचॉफ के नियम से, प्रथम लूप, लूप का नाम देखो क्लोज्ड होना चाहिए, ए बी ई एफ ए में, ए पी ई एफ ए से शुरू किया था, ए पर पहुंच गए, ठीक है। में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम कैसे अप्लाई होता, देखिए शुरू करें। भाई देखो, प्रत्येक खंड में किसी बंद लूप के, सवाल में क्या कहा, किसी बंद लूप के प्रत्येक खंड में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, संगत प्रतिरोध तथा गुणनफल। अब जरा ए से बी में, ए से बी में कोई रेजिस्टेंस है तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। प्रत्येक खंड का गुणनफल तो रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, धारा तो है इसमें लेकिन कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ए से बी तक कोई मतलब नहीं, जहां पे रेजिस्टेंस होगा मतलब वहीं पे होगा। अब बी से ई तक आ जाओ, बी से ई तक शुरू करें। बी से ई तक देखो, संगत प्रतिरोधों तथा उसमें प्रवाहित धारा का गुणनफल, तो संगत प्रतिरोध 3 ओम, उसमें प्रवाहित धारा कितनी है I3, तो 3I3, क्या लिखेंगे 3I3। देखो प्रवाहित धारा तथा उसका प्रतिरोध, प्रतिरोध 3 है ना, इनका गुणनफल, ये हो गया आपका गुणनफल हो गया। अब जरा चिन्ह देखो किधर होगा भाई, पहले ये देखो धारा इधर से इधर को जा रही ना, तो ये वाला हायर पोटेंशियल पर हो गया, ये किस पर हो गया, लोअर पोटेंशियल पर हो गया। भाई धारा जिस दिशा से चलेगी वो हायर पर, जिसमें जाएगी वो लोअर पर, ठीक है। अब देखो ये धारा यहाँ से जाएगी और यहाँ पर जब पहुँचेगी तो ऊपर की ओर वही धारा जाएगी, जिस सेल से जो धारा निकलेगी उसमें वापस वही जाएगी। तो I1 निकली थी, I1 वापस आ रही है, इसमें से I2 निकली तो I2 वापस आ रही है। क्लियर है, ये I2, ये हो गया आपका I2। क्लियर है ना, इधर लिख देते हैं I2। क्लियर है ना, ये हो गया आपका I2। अब देखो यहाँ मैंने हायर से लोअर, अब ये I1 जाएगी तो I1 इसमें जाएगी, इधर से ना जाएगी, इधर से जाएगी, तो ये वाला हायर पोटेंशियल पर, ये क्या लोअर पर, और ये हायर पर है, ये लोअर पर है। बैटरी हमेशा प्लस वाला हायर पर और ये लोअर, इसमें देख जरूरत ही नहीं। यहाँ पर आ जाओ, ये I2 इधर आएगी, ये हायर पर होगा, ये क्या होगा लोअर पर होगा, ठीक है। अब देखो जरा हम पाथ किधर की ओर है, ये देखो लूप बना है, लूप में हम इधर से इधर को जा रहे हैं, देखो ये डायरेक्शन देखो इस साइड में, तो हायर से किधर जा रहे हैं लोअर, हायर से किधर जा रहे हैं लोअर। भाई I3 इधर है तो लूप इधर को बना है, ऐसे बना ना, देखो एरो देखो लूप की इधर को बना है, तो हायर से लोअर जा रहे हैं। तो हायर से जब लोअर जाएंगे तो अब ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे में चिन्ह कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर आप चिन्ह लगा लेंगे माइनस का। क्लियर है ना। अब ई से एफ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ दीजिए। एफ से ए तक आइए, एफ से ए तक, हायर से फिर लोअर जाएंगे, हायर से लोअर, उच्च से निम्न, तो मतलब माइनस का पहले तो 2 हो जाएगा रेजिस्टेंस, और उसके संगत धारा कौन सी वापस जा रही है I1, तो ये हो जाएगा I1, ठीक। अब इस वाले बैटरी में आ जाओ, लूप इधर को घूमा है, देखो एरो इधर है ना, ये देखो लूप इधर को घूमा है, इसका मतलब लोअर से हायर जाएंगे। भाई ABEFA में जा रहे हैं तो लोअर से किधर जाएंगे हायर, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कितना वोल्ट है 2 वोल्ट, बराबर में कितना 0 है ना, बराबर में 0, यही तो बताया गया ना, ठीक। बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से कहने का मतलब कुल विभवांतर जो है शून्य होना चाहिए, तो सबका बराबर में क्या हो गया 0। तो यहाँ पर -3 और I3 का मान रख लो ऊपर से, ये देखो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 और माइनस का 2I1 है ना, बराबर इधर पक्षांतर कर लो, -2, 2 को इधर पक्षांतर कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3I1 और माइनस का 3I2 और माइनस का 2I1 और बराबर में -2, माइनस सब साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 3 2 कितना हो जाएगा 5I1, ये हो जाएगा 5I1 और प्लस का 3I2 और बराबर में कितना प्लस का 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया इक्वेशन नंबर कितना 2। समझ में आया सबको, ठीक। इस लूप में मतलब एक लूप में आपने किरचॉफ का नियम लगा रखा है, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। समझ में आया सबको, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, सवाल कठिन हो, एक सवाल आता है पक्का है पूरे नंबर में, ठीक। चलिए आगे देखिए, इसको थोड़ा ऊपर खिसका दें। अब लूप 2 में लगाएंगे, ठीक है, चित्र की आवश्यकता हमको पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए लूप 2 में थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे जिससे लूप 2 में आप लगा सकें, बस दिखाई देना चाहिए, हाँ लूप 2 में, ठीक है। चलिए देखिए
लूप बी सी, भाई नहीं बी ई लिया है ना, तो कोई इधर से बनाया है ना, तो बी से ई जाएंगे, बी ई डी सी, डी सी बी में बंद लूप होना चाहिए, बंद लिखा है, चलो बंद लूप में बी से सी ई तक जाना है, कहाँ जाना है, बी से ई तक, थोड़ा नीचे खिसका दो, ये देखो यहाँ बी से ई तक, तो बी से ई तक जाएंगे तो देखो हायर से लोअर जाएंगे, हायर से लोअर माइनस चिन्ह होगा, हायर से लोअर जाएंगे, भाई लूप इधर ही को जा रहा है, देखो देखो निशान लगा, ठीक है, ये देखो ये देखो इधर ही को जा रहे हैं ना लूप, ठीक है, तीर पे ध्यान दो, तो हायर से लोअर जाएंगे, हायर से लोअर, तो माइनस का 3 और i3, फिर से लिख लो, माइनस का 3 i3 हो गया, ठीक। अब ई से डी में कोई रेजिस्टेंस आई नहीं तो कोई मतलब नहीं, जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा जरूरत वहीं पे पड़ेगी, डी से सी तक आ जाओ, डी से सी तक, फिर से हायर से किधर, लोअर, भाई देखो एरो इधर की बना है तो हायर से लोअर जा रहा है ना, ये देखो एरो लूप का मतलब ये रास्ता दिखा रहा है, वो इधर को जा रहा है, ठीक, तो हायर से लोअर, तो हायर से जब लोअर जा रहे हैं, हायर से लोअर, तो हम फिर से माइनस करेंगे, माइनस का 4, और इसमें धारा कौन सी वापस आ रही है, i2, ये देखो आ रही है i2, ठीक है, तो माइनस का 4 और क्या हो जाएगा i2। अब देखो बैटरी में लोअर से हायर जाएंगे, मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर कितना जी, बस इसको सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन, ठीक है, अप्लाई हो गया, फिर से अप्लाई, बस इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक, चलो इनको ऊपर किसका दें, देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दो, तो माइनस का 3 और i3 की वैल्यू पहले समीकरण से रख लो, ये क्या हो जाएगा i1 प्लस i2, i3 का मान, और माइनस का 4i2 और बराबर -1 ट्रांसफर कर लो, ठीक। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर, अभी रुक जाओ, माइनस का 3i1 लिखो इसको, और माइनस का 3i2 लिखो, और माइनस का 4i2 लिखो, बराबर कितना हो गया -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3i1 अपनी जगह पर, और -3 और 4 7i2, मतलब प्लस का 7i2, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर में 1, समीकरण नंबर कितना 3। अब समीकरण नंबर 2 और 3 को हल कर लेते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 3 को हल करने पर, 3 को हल करने, चलो समीकरण नंबर 2 और 3 को हल करें, कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए समीकरण नंबर 2 और 3 में इधर 5 है 3 है 7, बराबर कैसे करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, समीकरण नंबर 1 को 3 से, समीकरण नंबर 1 को, समीकरण नंबर 2 को 3 से, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो तीनों 25 15i1 और 3 त्रिक की 9i2, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से करो, 5 3 15i1, 5 7 35, 5 7 35i2, 5 1 5, ठीक, सॉल्व कर दो इसको, माइनस माइनस माइनस, ठीक, ये तो कैंसिल हो गया आपका, 9 में से 35 गए, ठीक है, 26 माइनस का 26, 26 माइनस का 26i2 बराबर 6 में से 5 गए 1, मतलब i2 बराबर माइनस का 1/26, ठीक है, i2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/26, ये हो गया आपका। अब i2 का मान समीकरण नंबर 2 में रख लो, i2 का मान किस में रख लेंगे, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, चलिए इसको किस पा दें, 3 में कहीं भी रख लो, i2 का मान, भाई पूछा गया था सबका मान चाहिए तो i2 का मान निकल आया आपका, है ना, i2 का मान समीकरण नंबर 2 में रख लो भाई, i2 का मान समीकरण नंबर 2 में 5i1 और माइनस है तो माइनस का 3 गुणे कितना हो जाएगा 1/26 बराबर 2, ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो 5i1 बराबर 2 और प्लस 3 बटे कितना 26, मतलब हल करेंगे तो 52 और प्लस 3 बटे कितना 26, मतलब 52 3 55/26, ये बचा 5i1, 5 से इसको काट दो 11 बचा, i1 बराबर बचा आपका 11 बटे कितना 26, ये i1 का मान निकला है ना। अब बचा किसका i3 का मान, भाई प्रत्येक में ज्ञात करना, तो सभी धाराएं ज्ञात करनी है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका कितना समीकरण नंबर 1 से i3 बराबर i1 प्लस i2, i1 प्लस i2 किसका देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, अभी निकाल रखी है आपने, i1 की वैल्यू आपने निकाली है 11/26,
और माइनस का 1/26, ये निकाला शायद, है ना। 11/26 और माइनस का 1/26, तो 11 में से 1 गया, कितना बचा, 10/26, ठीक। 2 पंचे 10, 2 13, मतलब 5/13 एम्पियर प्रत्येक खंड में प्रवाहित धारा आपने ज्ञात कर रखी है। I1, I2, I3, मतलब यही 3 धाराएं निकली थी सब में, तो हम तीनों सब जगह पर धाराएं हमने प्राप्त कर ली, ठीक है। 5/13, ठीक है। देख लो एक बार लोग को किसका, देखो यहाँ पर देखो बड़े बड़े सवाल लगते हैं थोड़े से। अभी ये तो सबसे आसान लूप लिया गया है, देखो ये लूप लिया गया है एक, ठीक है। मैंने क्या कहा था, चाहे क्लॉक वाइज लो चाहे एंटी, देखो इसमें आपने एंटी क्लॉक वाइज लिया, इसमें क्लॉक वाइज लिया है, ठीक है। चाहे जैसे जो लूप लो, ठीक। सब पर नियम लगा दिए, ऐसे अप्लाई करेंगे। एक सवाल मैंने बताया, ठीक है। इस सवाल को 2-3 बार आप सभी लोग कॉपी पे अपने मन से लगाइए, पहले देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, फिर अपने मन से चित्र बनाइए, लगाइए, ठीक है। और अगर कर सकें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर 1 कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 5 कर लीजिए, यहाँ पर 4 वोल्ट कर लीजिए, यहाँ 3 वोल्ट, तो फिर लगाइए, देखिए आंसर कितने आते हैं। आप इसको अप्लाई करना सीखिए, कैसे हम अप्लाई करेंगे, एक ही सवाल पे 3-4 बार अप्लाई करिए, ठीक है। फिर अब अगले लेक्चर में जो है इस पे अभी किरचॉफ लॉ पे न्यूमेरिकल ही बताए जाएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर बताया जाएगा।